बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजरें, वो खबरें जो आज की दुनिया, आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो तय करेंगी खबरों का एजेंडा। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज का एजेंडा में। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनावों और पंचायत उपचुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। दूसरे चरण में जिला विकास परिषद की 43 सीटों पर, जबकि सरपंच उपचुनाव के लिए 83 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले जा रहे हैं वोट। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के सभी 150 वार्ड्स के लिए मतदान जारी। 4 दिसंबर को होगी मतगणना। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार मतपत्रों के जरिए करवाया जा रहा है चुनाव। विश्व एड्स दिवस आज। इस साल की थीम है HIV एड्स महामारी समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव। लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो आज के एजेंडा में सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे DDC चुनावों की, और जिसके तहत आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। दूसरे चरण के चुनाव में 25 सीटों पर कश्मीर और 18 सीटों पर जम्मू में मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 321 उम्मीदवार, जिनमें 196 कश्मीर और 125 जम्मू में है, उनके भाग्य का फैसला 7,90,000 मतदाता करेंगे। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारियां की हैं। कोविड-19 के मद्देनजर भी सावधानियां बरती जा रही हैं। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। और DDC के दूसरे चरण के चुनाव पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता रमा त्यागी से, जो इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद है। रमा, किस तरह के दृश्य आप दिखाएंगे हमें? चुनावों के पहले चरण में बहुत शानदार वोटिंग हुई थी, और इस चरण के क्या हाल है, क्या है चुनावी रंग? बिल्कुल, इस चरण में भी उसी तरह शानदार तरीके से जो मतदाता है वो अपना उत्साह दिखा रहे हैं। और सुबह 7 बजे से, ठंड के बावजूद सुबह 7 बजे से निकल, मैं बताना चाहूँगी कि मतदाता यहाँ पर मौजूद है। उससे पहले ही यहाँ पर आए हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी बारी आती है। मैं अपने कैमरा पर्सन कुलदीप शर्मा को बोलूँगी कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से अभी भी जो है यहाँ पर उत्साह है मतदाताओं का। काफ़ी लंबी लाइन आप देख सकते हैं निखिल, ये सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई है, और जिसमें महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं, जो वृद्ध जन है वो भी हैं यहाँ पर, युवा तो हैं ही। तो तमाम मतदाता यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं और ये उनका उत्साह दिखाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक चुनाव है और इतिहास में पहली बार उनको इस तरह का, जम्मू कश्मीर के इतिहास में उनको पहली बार इस तरह का मौका मिला है। जो जमीनी स्तर का लोकतंत्र है, जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, उसको मजबूत करना, विशेषकर जो गांव हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर, क्योंकि लंबे समय से जो विकास ना होने का दंश यहाँ पर लोग झेल रहे हैं, उससे मुक्ति का एक बड़ा ही सुदृढ़ रास्ता इसको माना जा रहा है। क्योंकि उन्हीं के बीच में से, यहीं से अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं। जब उनके बीच का प्रतिनिधि चुनकर जाएगा तो इनको पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ लंबे समय से समस्याएं चल रही हैं, चाहे आधारभूत ढांचा जो चरमराया हुआ है सुविधाओं का, वो मजबूत हो, चाहे विकास के नए अवसर पैदा हों, किस तरह से जो लंबे समय से लंबित इनके मांगे थी वो पूरी होंगी। और बड़ा एक विडंबना इसे कही जा सकती है कि एक ऑफिसर से मिलने के लिए जहां इनको लंबा समय लगता था, अब इनको उम्मीद है कि जब इनका प्रतिनिधि उस जगह पर बैठा होगा जो कि नीति नियंता का स्थान होता है, तो तब इनकी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी और जो विकास की प्रक्रिया है वो आगे चलेगी। इन चुनावों का महत्व भी मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड काम करता था, उसको रिप्लेस करेंगे DDC, और एक एक जिले में 14 DDC होंगे जिनका एक चेयरपर्सन चुना जाएगा और उसकी अगुवाई में करेंगे। अभी तक जो इसका मुखिया होता था, ये ज्यादातर जो डेवलपमेंट बोर्ड था वो MLA चुने हुए MP, MLC और DC की सहायता से चलाया जाता था। लेकिन अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके मुखिया उसको रिप्लेस करेंगे, तब एक शासन और सत्ता में सीधी भागीदारी गांव के दूर दराज के आम आदमी को यहाँ पर
पर लगती है और इसको देखते हुए इनका उत्साह यहाँ पर इसी वजह से चरम पर है। निखिल जी रमा, वहाँ पर तमाम जगहों पर जो पंचायत के हैं उपचुनाव भी हो रहे हैं, जो सरपंच के और पंच के उपचुनाव भी हो रहे हैं। किस तरह से डिफरेंट है डीडीसी के लिए वोटिंग पैटर्न, या ये कहा जाए कि वोटिंग के जो मुद्दे हैं वो सरपंच के चुनावों में और डीडीसी के लिए? देखिए, जो यहाँ पर डीडीसी का चुनाव हो रहा है ये बैलेट के जरिए हो रहा है, और जो पंच सरपंच का चुनाव है वो आप जानते हैं कि ईवीएम के जरिए हुआ था और उसी के थ्रू जो है वो प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जो मुद्दे एक से हैं, लेकिन क्योंकि प्रक्रियागत चुनाव है वो उपचुनाव है और ये डायरेक्ट चुनाव है, तो जो पंचों सरपंचों के चुनाव थे वो भी इस बार इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो नई व्यवस्था थी उसमें वो डायरेक्ट चुनाव थे, तो उसमें लोगों को अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनने का जो मौका मिला था उससे लोग बहुत खुश थे। तो सरपंच का चुनाव हो चाहे डीडीसी का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव के लिए यहाँ पर जो भीड़ है वो उसी तरह की है, उसी तरह का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है और लोग जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं सीधा अपना विकास और अपने विकास के लिए उनका प्रतिनिधि जो कि उनकी रीच में होगा, जो कि उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को समझता होगा, वो दिखाई दे रहा है। निखिल जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। गवर्नमेंट के गठन में, या बल्कि कहें ग्रास रूट लेवल पर जो पंचायत में सशक्तिकरण मिल रहा है लोगों को, लोग कितना अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं ये आपने बताया है। निश्चित तौर पर बेहद सुखद है ये तस्वीर। फिलहाल आप हमारे साथ बनी रहें, हम जम्मू का रुख करेंगे और चलेंगे अपने संवाददाता रमेश रैना के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहां पर वोटिंग हो रही है। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की वोटिंग हो रही है जम्मू के संभाग में, और क्या कुछ मुद्दे लेकर लोग वोट दे रहे हैं वहां पर? निखिल, ऐसा है कि सुबह आज 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। हालांकि सुबह जो मतदाता थे थोड़े कम संख्या में बाहर निकले, लेकिन अभी मैं कोई 2 पोलिंग स्टेशन पे होके आया हूँ, तो मैंने देखा वहां पर लोग अभी जो ही थोड़ा ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लोग काफी संख्या में बाहर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। और इसमें एक नई बात मैंने ये देखी, नई बात क्या थी कि मतलब जैसे पहले चरण में था महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, महिलाएं बड़ी संख्या में आज मतदान करने आ रहे हैं। रही बात कि वो क्यों वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास में जम्मू कश्मीर के जो राज्य था उसमें 73 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जिला परिषद कौंसिल के चुनाव हो रहे हैं, और लोगों में इस बात का उत्साह है कि ये पहली बार हो रहे हैं और उनको ये लगता है कि इस तरह के चुनाव होने से उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो मतलब अपने इलाकों की तरक्की है वो सुनिश्चित हो जाएगी, मतलब वो यकीनी हो जाएगी। और जैसे रमा जी ने कहा कि पहले लोगों को जाना पड़ता अपने एमएलए के पास, एमपी के पास, अफसरों के पास, और वहां तक पहुंचने में उनको काफी दिक्कत होती थी, और उनको ये लग रहा है कि अब जो ये नुमाइंदे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे वो उनके अपने ही होंगे और उनको वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक रीजन है कि लोग अभी काफी संख्या में वोट डालने आ रहे हैं। रमेश, अगर देखा जाए जम्मू और कश्मीर दोनों, यानी घाटी की बात करें और जहां जम्मू में आप मौजूद हैं, दोनों जगहों पर अगर चुनाव प्रचार से लेकर के वोटिंग पैटर्न और मुद्दों की बात करें, किस तरह से अंतर आप देखते हैं, या एक रूपता देखते हैं कि किस तरह से एक है या अंतर है दोनों में? देखिए, ऐसा है कि जो अभी मैंने कश्मीर के चुनाव भी कवर किए हैं और जम्मू के भी देख लिए हैं। कश्मीर में जो पहले चुनाव हुआ करते थे उसमें मैंने ये देखा कि परसेंटेज बहुत कम होती थी, लोग कम संख्या में निकल। लेकिन अब की बार जो अभी ये डीडीसी चुनाव का पहला चरण हुआ, वहां देखिए अब ऑलमोस्ट 40-45% ज्यादा वहां पर अधिक लोगों ने मतदान किया, और ये एक बात सीधे बताता है कि मतलब लोग वहां चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। जम्मू की बात है, जम्मू में हमेशा ही लोग क्या विकास के तरफ मतलब जुड़े रहते थे, और उनका था कि वो पूरे मतदान में निकलते थे। और आजकल ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सीधा लोगों का ये है कि वो विकास चाहते हैं, और उनको ये लग रहा है कि चुनाव विकास होना चाहिए, और यही बात को मद्देनजर रखते हुए वो बाहर बड़ी संख्या में मतदान करने को निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, रमेश आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं हम रमा का, जो हमारे साथ में श्रीनगर से मौजूद हैं। रमा, आपसे जानना चाहेंगे चुनाव तैयारियों को लेकर के, किस तरह से कश्मीर में चुनाव आयोग ने जो है वो तैयारियां की हैं, और ख़ासतौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या लोग इस बात को इत्मीनान रख रहे हैं, निर्भय होकर वोटिंग दे रहे हैं जैसे पहले फेज़ में उन्होंने दिया था?
बिल्कुल निखिल, जिस तरह से अभी हमने आपको दिखाया भी कि लोग बिल्कुल निर्भीक तरीके से होकर मतदान कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई डर उनके मन में नहीं है, ना ही सर्दी का और ना ही किसी और बात का। और चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो इसके लिए बेहद हम कह सकते हैं कि संतुष्टिपूर्ण है। और चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था, जब पहले भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि पूरी कोशिश है कि जो मतदान है यहाँ पर पूरी तरह से फेयर हो, पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो। उसकी हम सभी तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो मतदाताओं को यहाँ पर जो पर्याप्त सुविधा है उसको उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो। आप जानते हैं कि जो डीडीसी का चुनाव है वो बैलेट पेपर के जरिए हो रहा है, तो उसमें जो तमाम सावधानियां रखी जानी चाहिए वो पूरी सावधानियां यहाँ पर रखी जा रही है। जो स्टाफ है वो पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा की आपने बात कही है, तो सुरक्षा की दृष्टि से जो नंबर्स हैं वो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर है। यहाँ पर पुलिस बल भी हैं, सीआरपीएफ के लोग भी हैं। जहाँ पर अति संवेदनशील जगह है, सभी संवेदनशील जो जगह है वहाँ पर आर्मी के जवान भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो तमाम इस तरह से सुरक्षा चक्र बनाया गया है कि किसी तरह की भी कोई अवांछनीय घटना को कोई असामाजिक तत्व या कोई नकारात्मक तत्व उसको अंजाम ना दे सके। तो मतदाता यहाँ पर पूरी तरह से पूरी सुविधाओं के साथ यहाँ पर मतदान कर रहे हैं और पूरी तरह से निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। दूसरा, एक बड़ी चुनौती थी कि कोविड प्रोटोकॉल में किस तरह से सुरक्षा बरती जाए, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। हर बूथ पे 10 लीटर्स का एक जो सैनिटाइजर का टैंक है वो रखा गया है। हैंड सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। जो मास्क है वो अगर मतदाता अपने घर से नहीं लेकर आया है तो वो भी उनको वितरित किए जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, और अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाया जाता है या किसी को खांसी या जुकाम के सिम्टम दिखाई देते हैं तो उनको 1 बजे का टाइम दिया गया है। 1 से 2 के बीच में ये लोग मतदान कर सकते हैं और उनके लिए पीपीई किट्स भी चुनाव आयोग की तरह से मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल रमा, तो तमाम सारी सुविधाएं, तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि चाहे कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनका ख्याल रखने की बात हो, संक्रमण से बचाने की बात हो, सारी तैयारियां की गई हैं। बहुत शुक्रिया रमा इस तमाम बातचीत के लिए, और रमेश रैना हमारे संवाददाता, उनका भी बहुत शुक्रिया। और अब जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनावों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैदराबाद में जो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव हैं उसके लिए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के सभी 150 वार्ड्स के लिए आज इस वक्त मतदान जारी है। मतों की गिनती 4 दिसंबर को की जाएगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार यहां के चुनाव मतपत्रों के जरिए करवाए जा रहे हैं। 74 लाख से भी अधिक मतदाता इस चुनाव में भाग लेंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में मेयर का पद इस बार महिला के लिए आरक्षित है। चुनाव प्रक्रिया के लिए कुल 9101 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्थित और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव ड्यूटी के लिए 36,404 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जबकि 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव के लिए विभिन्न दलों और निर्दलियों सहित कुल 1122 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य की सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने सभी 150 वार्ड्स पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 149 वार्ड्स पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने 146, तेलुगु देशम पार्टी ने 106, एमआईएम के 51, भाकपा के 17, माकपा के 12 और अन्य रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के 76 और 515 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और इस पूरी खबर पर हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता सुरेखा। सबसे पहले तो चुनाव के दृश्य दिखाइए हमें, किस तरह से चुनाव चल रहा है। बेहद महत्वपूर्ण हो गया है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव इस बार। जी, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव ठीक आज 7 बजे शुरू हो गए हैं और 9 बजे तक 4% वोटिंग डाले गए हैं। और आप जैसा आपने कहा 1122 कैंडिडेट अपना किस्मत आजमाएंगे आज, और 6 बजे जब बैलेट बॉक्सेस सील होंगे तो वही बैलेट बॉक्सेस में होगा रिजल्ट कि कौन जीता कौन हारा।
वो 4 तारीख को रिजल्ट्स में मालूम हो जाएगा। और जैसा कंटेस्ट की बात है तो ये सीधा बीजेपी और टीआरएस के बीच में टक्कर है। तो बाकी कांग्रेस तो ऐसे ही कांग्रेस ऐसे दिखता है कि उम्मीद छोड़ दिया, और टीडीपी और सीपीआई तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि बीजेपी का हाई वोल्टेज कैंपेन ऐसा था कि सबको एक्लिप्स कर गया, ऐसा कभी देखा नहीं गया। जैसा लोकसभा इलेक्शंस का कैंपेन हुआ, सेंट्रल लीडर्स आए, प्रकाश जावड़ेकर, सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा आए हैं, और स्मृति ईरानी सेंट्रल मिनिस्टर आए हैं, और किशन रेड्डी एमओएस होम किशन रेड्डी तो लगातार यहीं पर है कैंपेन करते हुए। और ये धुआंधार कैंपेन जो हुआ, इससे बाकी पार्टीज नर्वस है, ये तो हम बता सकते हैं सीधा सीधा। और स्टैंडर्ड कोविड प्रोटोकॉल तो पूरा फॉलो कर रहे हैं। मास्क जरूरी है एंटर करने के लिए, और मार्किंग है सबके लिए। आइडेंटिफिकेशन के टाइम अगर मास्क उतारने को बोला तब उतारना चाहिए। और अभी धीमे धीमे चल रहा है। ये देखिए जहां मैं खड़ी हूँ, ये बिजनेस सेंटर है, तो ज्यादातर बिजनेस लोग होते हैं। तो अभी दुकान वगैरह, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हॉलिडे दे दिया, तो स्लोली लोग आएंगे। ये तो बिजनेस सेंटर है, रेसिडेंसेस दूर है, तो ये पोल बूथ, मगर जो पोल बूथ रेसिडेंस के बीच में है, उधर तो अच्छा वोटिंग शुरू हो गया है, ये तो कह सकते हैं। बुजुर्ग लोग के साथ लेके, पहले तो बुजुर्ग लोग ही आए। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि लगातार जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ है, हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार हुआ है, लोगों के मन में क्या है, किस तरह से महत्वपूर्ण है ये चुनाव उनके लिए, क्या कुछ सोचकर वो वोट देने जा रहे हैं? देखिए, कुछ तो पलटा है लोगों के माइंड में, पहले जैसा नहीं रहा। 2016 में टीआरएस लैंडस्लाइड विक्ट्री में आ गया है और बहुत कॉन्फिडेंटली बैठा है, मगर दुब्बाका में बाईपोल बीजेपी जब जीता तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज था सबके लिए, और सब लोग स्टन्ड हो गए। कोई सोचा ही नहीं था बीजेपी ये सीट उठा के लेकर जाएगा। रघुनंदन राव ये जीत गए वहां से। तो बीजेपी जैसा अभी उत्साहित है कि ये जीत के बाद, और बीजेपी वांट्स टू मेक इनरोड्स इनटू तेलंगाना, ऑल बीट वाया जीएचएमसी पोल्स। तो अपना वो प्रेजेंस दिखाना चाहता है बीजेपी। और टीआरएस भी ऐसा नहीं है कि कुछ पोलिंग में, कुछ प्रचार में कुछ कमती किया, ऐसा नहीं है। फादर एंड सन, केसीआर सीएम और केटीआर उनका बेटा, वो लोग भी इतना उनका बीजेपी का पैरेलल नहीं, मगर उन्होंने भी प्रचार किया अच्छे से। वोटरों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहुत लोगों के जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी, और जिस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार चला है वो लोगों को प्रभावित उसने किया होगा। बहुत शुक्रिया सुरेखा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ हमारे एजेंडे में। आज विश्व एड्स दिवस है। दुनिया भर में हर साल HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इस साल की थीम है HIV एड्स महामारी समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव। एड्स एक खतरनाक बीमारी है जिसमें HIV टेस्ट के प्रति अधिक सजग रहने की ज़रूरत है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की शुरुआत WHO में एड्स की जागरूकता अभियान से जुड़े जेम्स W. बुन और टॉमस नेटर नाम के 2 व्यक्तियों ने अगस्त 1987 में की थी। शुरुआती दौर में विश्व एड्स दिवस को सिर्फ बच्चों और युवाओं से ही जोड़कर देखा जाता था, जबकि HIV संक्रमण के किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। जिसके बाद साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर इसके प्रचार और प्रसार का काम संभालते हुए साल 1997 में विश्व एड्स अभियान के तहत संचार, रोकथाम और शिक्षा पर काफ़ी काम किया। विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था।
तो इसको जागरूकता किस तरह से फैले, एड्स को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, एक खतरनाक बीमारी है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार भी और ख़ासतौर पर भारत में बड़ा व्यापक अभियान चलाया जाता रहा है, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो चलाया जाता रहा है। किस तरह से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अभी तक, उनको आप देखते हैं, क्या कुछ उनके अभी तक रिजल्ट्स रहे, कितने आशान्वित हैं इन कार्यक्रमों को देखते हुए आप? देखिए, अगर पिछले कम से कम 10 से 15 सालों से एग्रेसिव तरीके से सरकार ने एड्स को कंट्रोल करने के लिए, एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए अभियान चलाए हैं जी। और न केवल अभियान चलाए हैं, लोगों को जागरूक भी किया है और उनको जो ट्रीटमेंट मिले उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। इसी का नतीजा है कि अगर हम भारत में देखें कि 2.1 मिलियन यानी करीब करीब 21 लाख के आसपास समय एचआईवी संक्रमित लोग हैं। और जो सबसे खास बात यह है निखिल की जो 70% जो नए इन्फेक्शन है, अगर नए इन्फेक्शन में 70% की कमी आई है, ये भारत की बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी कि जो इन्फेक्शन का रेट है वो कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एंटी एआरटी जो ट्रीटमेंट होता है, जो एचआईवी एड्स के मरीजों को दिया जाता है ताकि उनके इम्यून सिस्टम ठीक रहे, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है जिससे उनके कई दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। तो एआरटी का ट्रीटमेंट हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो संक्रमित है, इस बात को लेकर के सरकार ने सुनिश्चित किया है। जितने भी अस्पताल है वहां पे ये व्यवस्था की गई है और जो भी एचआईवी संक्रमित लोग हैं उनको ढूंढ करके उस एआरटी ट्रीटमेंट के दायरे में लाया जाता है और ये लगातार प्रयास जारी है। लेकिन निश्चित तौर पर इस पैंडेमिक काल में भी सरकार ने कोशिश किया है कि कोई भी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति छूट न पाए, छूटे नहीं, उनका एक तरह से पकड़ में भी आया है, वो उनका टेस्ट भी हो और वो अगर संक्रमित है तो उनका बेहतर इलाज भी। बिल्कुल, एक सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि इस पैंडेमिक काल में किस तरह से, किस एग्रेसिव तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि इस दौरान भी कोई व्यक्ति छूटने ना पाए। ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के जो केंद्र होते हैं, क्या वो सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए हैं? क्या सरकारी ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है? और कोई भी एक सामान्य व्यक्ति जो है वो किस तरह से जाकर वहाँ पर ट्रीटमेंट पा सकता है? इसके बारे में आज बताएं आप। आज एड्स पर जागरूकता की जरूरत है, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं आप। निश्चित तौर पे एआरटी ट्रीटमेंट फ्री है, सबको सरकार ने फ्री ट्रीटमेंट दिया है और जो भी लोग संक्रमित होते हैं उनकी पहचान होती है, उनका डाटा होता है सरकार के पास और वो हर जगह एआरटी सेंटर बना हुआ है अस्पतालों में और विभिन्न जगह पे देश के अलग अलग हिस्सों में, अब ग्रामीण स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर पे भी है। तो वो उस एआरटी जब जैसे ही आप संक्रमित होते हैं तो सरकार के पास डाटा रहता है, आपको वहां बुलाया जाता है, आपको ये तमाम चीजें बताई जाती है, आपको काउंसलिंग की जाती है, उसके अलावा वो दवा आपको दी जाती है। तो ये प्रयास सरकार का होता है कि कोई व्यक्ति छूटे नहीं, समय पे दवा ले और उनको और भी चीजों में इंगेज किया जाता है ताकि उनकी जो एक्टिविटी हो, उनकी जो इम्यून सिस्टम हो स्ट्रांग रहे, ताकि वो दूसरी बीमारियों के चपेट में ना आए। और जो चूंकि एचआईवी संक्रमण और एड्स में होने में काफी टाइम लगता है, उस टाइम को गैप को बढ़ाया जाता है और आप हेल्दी लाइफ जी सके, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। और ये निखिल, आप जानते हैं कि एचआईवी संक्रमण किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, इसलिए सबसे बड़ी बात है कि बचाव रखें। बचाव में जरूरत है कि संक्रमित खून न चढ़ाए, जो सेक्सुअल रिलेशंस है वो अनहेल्दी ना हो, उसका ख्याल रखें, असुरक्षित ना हो, वो ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा बाकी जो ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स, जो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा ये केसेस पाए जाते हैं या युवाओं में खासतौर पे, तो उसका ख्याल रखना है कि ये तमाम चीजें न करें। जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने जिक्र किया इन तमाम चीज़ों का, भ्रांतियां बहुत हैं नितेंद्र इन चीज़ों को लेकर के, छूने से, खाने से ये नहीं फैलता, इस तरह की जागरूकता की भी बेहद ज़रूरत है। किस तरह के इसको लेकर के कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि इतने विशाल देश में लोगों को ये बताना निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। क्या कुछ आपको कठिनाइयाँ लग रही हैं कि अभी तक बहुत सारे सुदूर गाँवों तक लोगों को जानकारी इस विषय में नहीं पहुँची है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने बहुत एग्रेसिव जागरूकता, अगर हम बात करें कि 2000 के बाद काफी एग्रेसिव इस पे काम हुआ है। अलग से आप जानते हैं कि एक नाको का गठन किया गया था, नेशनल एड कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन सरकार ने किया था बाकायदा, और उसके जरिए तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए थे। रेड रिबन एक्सप्रेस एक समय में चलाया जाता है, ट्रेन ही चलती थी, पूरे देश में घूमती थी अलग अलग जगहों पे। तो ये कैंपेन लगातार लोगों को भी चलाया गया, लोगों को जागरूक किया गया, नुक्कड़ नाटक के जरिए अलग अलग विभिन्न भाषाओं में, क्षेत्रीय बोलियों में तमाम तरीके से किया गया। और आज की बात हम करें तो करीब करीब हर आदमी जागरूक है इसके बारे में।
वो जानता है कि एड्स बहुत खतरनाक है, उनके जीवन के लिए खतरनाक है, कैसे होता है, उससे बचने की जरूरत है। और जिस खासतौर पर ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके बीच में भी काफी एग्रेसिव तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया था, ताकि वो, चूंकि वो ट्रेवल करते हैं, मूवमेंट उनकी होती है, जो असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, वो उसके बारे में जागरूक किया गया। नितेंद्र, दरअसल मेरा सवाल भ्रांतियों को लेकर के था कि जिस तरह से भेदभाव एड्स संक्रमित व्यक्ति से किया जाता है, उसको लेकर के सामाजिक चेतना की जरूरत है। जी बिल्कुल, सामाजिक चेतना है। अब जो पहले आप देखते थे कि भेदभाव होता था, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से भी अगर आप उनको इक्विप किया गया है, कानूनी रूप से उनको बहुत सशक्त किया गया है। क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाए कि अगर मान लीजिए जॉब के संदर्भ में देखें कि HIV संक्रमित है, उसको आप जॉब नहीं देते हैं, तो आप जेल जा सकते हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप ये मान लिया कोई संक्रमित है और उसका इलाज अगर अस्पताल में नहीं मिला और कोई भेदभाव करता है कि नहीं HIV एड्स का पेशेंट है, इससे दूर रहो, और उसके साथ भेदभाव हो, वो कानूनी रूप से वो गलत है। और ये चीज उनको एक तरह से इक्विप्ड किया गया है और बहुत ही सशक्त किया गया है। और उसका नतीजा ये है कि आज आप देखते होंगे, पहले अखबारों में या टीवी पे हम लोग भी न्यूज दिखाते थे, अब वैसी स्थिति नहीं है। उनको भी बिल्कुल बहुत बदलाव आया है नितेंद्र, निश्चित तौर पर, और जागरूकता आई है, लेकिन बहुत आगे हम आए हैं, लेकिन अभी और आगे जाने की जरूरत है। बहुत मीलों रास्ता तय करना है इस संदर्भ में, जागरूकता को और गांव-गांव तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नितेंद्र। तो आज का एजेंडा में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।